हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट जो किसी भी एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली रिपीट करके पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी समझेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे चीज़ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सनी डेज किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में यही बताना है आपको। आपके ऑप्शन हैं ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर या फिर ऑप्शन डी अनिल कुंबले। दोस्तों, सनी डेज है वो किसकी आत्मकथा है? वो है सुनील गावस्कर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनील गावस्कर की आत्मकथा है सनी डेज। थोड़ा पॉइंट्स में जानेंगे, की पॉइंट्स में। सनी डेज जो सुनील गावस्कर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। सुनील मनोहर गावस्कर एक भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर और पूर्व खिलाड़ी हैं जो 1971 और 1987 के बीच भारत और बॉम्बे के लिए खेले थे। गावस्कर को सर्वकालिक महान सलामी बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। सुनील गावस्कर को याद रखेंगे। आगे गावस्कर के बारे में पॉइंट कहता है, गावस्कर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से 2 पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में मान्यता मिली है। 2012 में उन्हें भारत में क्रिकेट के लिए कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गावस्कर को याद रखेंगे। आगे ऑप्शंस में थे, उसके बारे में जानेंगे। जैसे सौरभ गांगुली कौन थे? तो दादा के रूप में भी जाना जाता है वो, और एक भारतीय क्रिकेट प्रशासक, कमेंटेटर और राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान हैं जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जैसे कि BCCI के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें भारतीय क्रिकेट का महाराजा कहा जाता है। किसको? सौरभ गांगुली को। याद रखेंगे। आगे गांगुली ने अपने खेल करियर के दौरान खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक और भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक के रूप में स्थापित किया है। वह बल्लेबाजी करते समय ऑफ साइड के माध्यम से विशेष रूप से उत्पादक थे। विकेट के अपने सुंदर स्ट्रोक, प्ले स्क्वायर और कवर के माध्यम से मॉनिकर गॉड ऑफ द ऑफ साइड प्राप्त करते थे। याद रखेंगे। कौन? सौरभ गांगुली। आगे गांगुली के बारे में और जानेंगे। गांगुली को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गांगुली को 20 मई 2013 को पश्चिम बंगाल सरकार से बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक गांगुली की स्मारकीय चुनौतियों की एक कहानी है। याद रखेंगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह है सौरभ गांगुली की। आगे बढ़ते हैं। आगे में है एक ऑप्शन था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है और वह एक पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। उन्हें व्यापक रूप से क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। विजडन ने उन्हें 2002 में अपने करियर के आधे रास्ते में डॉन ब्रैडमैन के बाद और स्टीव रिचर्ड्स के बाद अब तक के दूसरे सबसे महान एक दिवसीय बल्लेबाज के रूप में अब तक का दूसरा सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को। आगे तेंदुलकर ने 1994 में उत्कृष्ट एथलेटिक उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार और 1997 में खेल रत्न पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान 1999 में पद्मश्री और पद्म विभूषण पदक और 2014 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अर्जित किया है सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत रत्न हमारे भारतीय क्रिकेटर में किसको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। याद रखेंगे। 2010 के आईसीसी अवार्ड्स में तेंदुलकर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। याद रखेंगे। ये बुक्स भी पूछा जाता है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की किताब है। आगे ऑप्शंस में थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले कौन है? तो अनिल कुंबले एक पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच और कमेंटेटर हैं जिन्होंने अपने 18 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान अपने देश के लिए टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। अनिल कुंबले। याद रखेंगे। और उन्होंने
टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट हासिल किए और 2022 तक चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्हें व्यापक रूप से टेस्ट क्रिकेट इतिहास में शीर्ष लेग स्पिन गेंदबाजों में से एक माना जाता है अनिल कुंबले को। कुंबले अब पंजाब किंग्स के मुख्य कोच और क्रिकेट संचालन निदेशक हैं और वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज किताब अनिल कुंबले द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे, ये सारे बुक्स अनिल कुंबले द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मधुशाला नामक प्रख्यात पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, मधुशाला नामक प्रख्यात जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला नामक पुस्तक को लिखा है। आगे डिटेल्स में समझेंगे। मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन हिंदी कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियों रुबाई की 135 चौकड़ियों छंदों की एक पुस्तक है। याद रखेंगे। और हिंदी में मूल पुस्तक मधुशाला की परिकल्पना और लेखन 1933 से 34 में किया गया था, जिसका पहला प्रकाशन 1935 में हुआ था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदी कविता के छायावाद रोमांटिक यानी साहित्यिक आंदोलन में अत्यधिक रूपक कार्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरिवंश राय बच्चन एक भारतीय कवि और 20वीं शताब्दी के शुरुआती हिंदी साहित्य के नई कविता साहित्य आंदोलन रोमांटिक उत्थान के लेखक थे। वे हिंदी कवि सम्मेलन के कवि भी थे। याद रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन। आगे जानेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि ऑप्शंस में थे सुभद्रा कुमारी चौहान एक भारतीय कवयित्री थी और उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है झांसी की रानी। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थी और नागपुर में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही थी। कुमारी को 2 बार जेल हुई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान को। याद रखेंगे। आगे ऑप्शंस में थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय कवि, लेखक, निबंधकार, नाटककार और पत्रकार थे, जिन्हें विशेष रूप से स्वतंत्रता के लिए भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में उनकी भागीदारी और छायावाद में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। वह प्रभा और बाद में कर्मवीर के शानदार संपादक थे और जो पत्रिकाएं ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर आग उगलती थी। याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। आगे है सुमित्रा नंदन पंत एक भारतीय कवि थे। वह हिंदी भाषा के 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और अपनी कविताओं में रूमानियत के लिए जाने जाते थे, जो प्रकृति, लोगों और भीतर की सुंदरता से प्रेरित थे। पल्लव, चिदम्बरा और ग्राम्य कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन से ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में या फिर ऑप्शन डी 1956 में। दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। थोड़ा डिटेल्स में भी जानेंगे इसको। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया था। इस अधिनियम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में सुधार किया गया और उन्हें भाषा के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि SRC की सिफारिशों के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भाषाई पुनर्गठन आंशिक रूप से 1956 में पूरा किया गया था। आज़ादी के समय में भारत में 500 से ज़्यादा असंतुष्ट रियासतें थीं। उन सभी को अलग अलग राज्यों के रूप में मिला दिया गया था। आगे की पॉइंट्स है इसके। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो कि आज़ादी के बाद कई बार राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक और क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे थे इस राज्यों के पुनर्गठन 1956 में। इस संदर्भ में 1953 में राज्य पुनर्गठन जो आयोग SRC का गठन किया गया था। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी और राज्य पुनर्गठन आयोग का नेतृत्व एस फजल अली कर रहे थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे, एम पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। याद रखेंगे, ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाली चीज़ क्या है? आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मान्य भाषाई आधार पर बना था। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। याद रखेंगे। आगे और भी डिटेल्स में जानते हैं पॉइंट में। भाषा के आधार पर बने पहले राज्य आंध्र प्रदेश थे। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी लोगों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को बना था। बॉम्बे राज्य को 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था और 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को भंग कर दिया गया और इसे गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया था। याद रखेंगे, ये सारे के सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? ऑप्शन से ए जौनपुर में, ऑप्शन बी कन्नौज में, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में या फिर ऑप्शन डी बाराबंकी में। दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध संत जो शेख सलीम चिश्ती जी हैं, इनका कब्र फतेहपुर सिकरी में है। याद रखेंगे। डिटेल्स में जानते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में है। यह कब्र जामा मस्जिद के अंदर जनाना रौजा के पास दक्षिण में बुलंद दरवाजे की तरफ है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शेख सलीम चिश्ती के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे। अकबर ने सूफी संत के सम्मान में साल 1580 और 1581 के बीच इस मकबरे का निर्माण किया था। किसने? अकबर ने। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। और इस मकबरे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ नेता, अभिनेता और आम लोग आकर माथा टेकते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है, जैसे कि अजय देवगन की फिल्म कच्चे धागे और शाहरुख खान की फिल्म परदेश जैसे फिल्मों में सिकरी की दरगाह को दिखाया गया है। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। इसके कुछ की पॉइंट्स जो याद रखने लायक है, जैसे कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यूपी के फतेहपुर सिकरी में स्थित है और इस स्थान पर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी सूफी संत सलीम चिश्ती जो 1478 से लेकर 1572 की दरगाह है, जहां वे सिकरी में चोटी पर एक गुफा में रहते थे। याद रखेंगे, ये सब की पॉइंट्स है। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। सूफी संत के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में अकबर द्वारा मकबरा निर्मित करवाया गया था। फतेहपुर सिकरी जो भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक शहर है, सम्राट अकबर द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में शहर की स्थापना की गई थी। 1571 से लेकर 1585 तक यह मुगल राजधानी रही। अकबर ने पंजाब में एक अभियान के कारण इसे छोड़ दिया था और बाद में 1610 में इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और इसके स्थान पर दिल्ली को नई राजधानी बना दी गई थी। याद रखेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, ये दरगाह है जो सलीम चिश्ती की है। ये देखिए, ये दरगाह सलीम चिश्ती की है। याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर के, ऑप्शन बी अकबर के, ऑप्शन सी रामाराय के या फिर ऑप्शन डी कृष्णदेवराय के। दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस को अकबर के शासनकाल में लिखी है। पॉइंट्स में जानेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है वो अकबर के शासन दौरान लिखी गई थी और रामचरितमानस की रचना अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट में हुई थी। तुलसीदास विलियम शेक्सपियर के समकालीन में थे। सॉरी दोस्तों, वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित तुलसी घाट का नाम तुलसीदास के नाम पर रखा गया है और तुलसीदास ने रामलीला नाटकों की शुरुआत की थी। याद रखेंगे। आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे।
तुलसीदास ने विक्रम संवत 1631 में अयोध्या में रामचरितमानस लेखन की शुरुआत की थी। रामचरितमानस की रचना अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट में हुई थी। ये पॉइंट्स शायद हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने ज़्यादातर काम अकबर के शासनकाल 56 से लेकर 1605 ईस्वी के दौरान ही किए थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस को 1574 ईस्वी में अयोध्या में लिखना शुरू किया था। उस समय दिल्ली पर अकबर का शासन चल रहा था, याद रखेंगे। आगे तुलसीदास से जुड़ी और कुछ खास बातें हैं, जैसे कि तुलसीदास एक वैष्णव रामानंदी हिंदू संत और कवि थे। तुलसीदास भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था, याद रखेंगे। और तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था, याद रखेंगे। और वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित तुलसी घाट का नाम तुलसीदास के नाम पर रखा गया है, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी टोनी ब्लेयर या फिर ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर। दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लीमेंट एटली थे आज़ादी के समय में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। डिटेल्स में जानते हैं। भारत को आज़ादी मिलने के समय में क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट एटली जो थे वो 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए आज़ादी का विधेयक पारित किया था। एटली ने फरवरी 1947 में घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को जून 1948 में पूरी तरह से आज़ाद कर देगी, याद रखेंगे। आगे जानेंगे पॉइंट्स में। जून 1948 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने भारतीयों को शक्तियों का हस्तांतरण करने की घोषणा की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, याद रखेंगे। और भारत के अंतिम सम्राट जो कि जॉर्ज सस्टम थे, वे 11 दिसंबर 1936 से अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के शासक रहे हैं, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स इसका याद रखने लायक क्या है, जैसे कि 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। अंतिम परिवर्तन काल की तिथि निर्धारित होने के बाद रियासतों का भविष्य तय किया जाएगा। क्लेमेंट रिचर्ड एटली एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1945 से 1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे जो ऑप्शंस में थे। विंस्टन चर्चिल जो थे वह वर्ष 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला ऑप्शन है टोनी ब्लेयर। 1997 से लेकर 2007 तक ब्रिटेन इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वे लेबर पार्टी के नेता थे, टोनी ब्लेयर, याद रखेंगे। आगे ऑप्शन से मार्गरेट थैचर, वह एक ब्रिटिश राजनेता थी जिन्होंने 1979 से 1990 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, मार्गरेट थैचर, याद रखेंगे। सारे के सारे डेट्स और सारे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? प्रीवियस में पूछा गया है, याद रखेंगे। आपके ऑप्शन है ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी हुमायूं ने या फिर ऑप्शन डी शाहजहां ने। दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसको बनवाया था, औरंगजेब ने। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। मोती मस्जिद जो कि निर्माण
1659 से लेकर 60 में औरंगजेब ने करवाया था। मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है और इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था। आगरा की मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था, याद रखेंगे। दोनों अलग अलग हैं। ये मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है और आगरा की जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित स्मारकों की सूची। कौन किसने कहाँ बनाया था, याद रखेंगे। जैसे अकबर ने क्या क्या बनाया है। आगरा का किला जो बनाया है वो आगरा में है। किसने बनाया, अकबर ने। पंचमहल को किसने बनाया, अकबर ने। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में, याद रखेंगे। बुलंद दरवाजे वाली जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया है। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में, अकबर द्वारा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है, तो बैगा बेगम हज्जी बेगम ने बनाया है। कहाँ पे, दिल्ली में, याद रखेंगे। आगे है शालीमार बाग को किसने बनवाया है, तो जहांगीर ने बनवाया है। कहाँ पे, श्रीनगर में। आगे है अकबर का मकबरा किसने बनवाया है, तो जहांगीर ने बनवाया है। कहाँ पे, आगरा में। आगे चलेंगे। आगे है लाल किला को किसने बनवाया है, तो शाहजहां ने बनवाया है। कहाँ पे, दिल्ली में। आगे है लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद को किसने बनवाया है, जो शाहजहां ने बनवाया है। कहाँ पे, दिल्ली में बनवाया है। आगे है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, तो शाहजहां ने करवाया है, आगरा में। आगरा का जो शाहजहां है वह मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा में जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया है। और लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद जो हमारे क्वेश्चंस में था उसको औरंगजेब ने बनवाया। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे। आगे है लास्ट ताजमहल को किसने बनवाया है, तो शाहजहां ने बनवाया है। और कहाँ पे, आगरा में, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है ए क्लेमेंट एटली, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी A.V. अलेक्जेंडर या फिर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। दोस्तों पिछले क्वेश्चंस में हमने चर्चा किए थे उसी का जवाब है। जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए थे 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शंस में बताए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल क्रिप्स मिशन जब भारत आया था 1942 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, याद रखेंगे। पॉइंट्स में जानेंगे। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। की पॉइंट से जानेंगे। 1922 से और 1924 के बीच के 2 वर्षों के अलावा विंस्टन चर्चिल 1940 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और फिर 1951 से 1955 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल एक ब्रिटिश राजनेता और सेना अधिकारी और लेखक थे, याद रखेंगे। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्रिप्स मिशन भारत 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा भारत में भारतीय नेताओं के साथ शर्तें तय करने के लिए भेजे गए थे। क्रिप्स ने युद्ध के बाद स्वतंत्र उपनिवेश का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके प्रस्ताव को सभी राजनीतिक नेताओं ने अस्वीकार कर दिया था। आगे जैसा कि किसी भी पार्टी ने इन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए क्रिप्स मिशन विफलता के साथ समाप्त हो गया था। गांधी ने युद्ध के बाद स्वतंत्र उपनिवेश की क्रिप्स की पेशकश की और नष्ट होते हुए बैंक का आगे की तारीख का चेक कहा था, याद रखेंगे, जो बाउंस हो जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो ऑप्शंस में थे उसके बारे में जानेंगे। क्लेमेंट रिचर्ड एटली एक ब्रिटिश राजनेता थे जिन्होंने 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था जब देश आज़ाद हुआ था। पैथिक लॉरेंस जो कि ऑप्शंस में है, या फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस एक ब्रिटिश श्रम राजनेता थे और महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चला रहे थे, याद रखेंगे पैथिक लॉरेंस के बारे में। आगे
पैथिक लॉरेंस, जो 1945 से 1947 तक वह भारत और बर्मा राज्य सचिव थे, कैबिनेट में एक सीट के साथ, और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के लिए हुई वार्ता में शामिल थे। आगे ऑप्शंस में था अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, एक ब्रिटिश श्रम सहकारी राजनेता थे। वह 3 बार नौवाहन विभाग के पहले लॉर्ड बने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और फिर क्लेमेंट एटली के कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? ऑप्शन है ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी कल्पना चावला, या फिर ऑप्शन डी यूरी गागरिन। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? यूरी गागरिन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरी गागरिन जो थे वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव बने थे। आगे की पॉइंट्स इसके जानेंगे। यूरी एलेक्सेयेविच गागरिन एक सोवियत पायलट और कॉस्मोनॉट थे जो अंतरिक्ष की दौड़ में एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल करने वाले, बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले मानव बन गए थे। उनके कैप्सूल वास्तविक जो एक ने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की एक कक्षा में पूरी की थी, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जानेंगे। अंतरिक्ष एंड्योरेंस की उड़ान में लगभग 17.5 दिन बिताने वाला पहला कॉस्मोनॉट सोयूज जो -9 1 जून 1970 में एंड्रिन निकोलेव और विटाली स्वास्तिनासोव चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और अमेरिका का एडविन एड्रिन जूनियर। एल्ड्रिन के बाद सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो 21 जुलाई 1969 को रखे थे, याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे, जैसे कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन बने जो रूस के थे, और दुनिया की पहली महिला कॉस्मोनॉट वैलेंटिना टेरेस्कोवा थी, और भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली अंतरिक्ष महिला सुनीता विलियम्स थी, और भारत का पहला सफल चंद्र अभियान चंद्रयान-1 था, याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है ए 7 फरवरी 1922 को, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1922 को, या फिर ऑप्शन डी 6 फरवरी 1922 को। दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। डिटेल्स में जानेंगे। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था जो वर्तमान में तहसील के नाम से प्रसिद्ध है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे 4 फरवरी 1922 को। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। चौरी चौरा की जो घटना है गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, जिसने फिर गोलियां चलाई। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए की थी, याद रखेंगे असहयोग आंदोलन। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। दोस्तों किसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था?
लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे डिटेल्स में जानेंगे। लॉर्ड हार्डिंग ने साल 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन को रद्द करने के पीछे की वजहें थी बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों का विरोध था, और बंगाल के जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र और महिलाओं का विरोध था। याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। बंगाल विभाजन से जुड़ी और कुछ खास बातें, जैसे कि बंगाल विभाजन साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल दो प्रांतों में बंट गया था, बंगाल और पूर्वी बंगाल और आसाम। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में सांप्रदायिक विभाजन हो गया था। याद रखेंगे। आगे पॉइंट से, बंगाल विभाजन के खिलाफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, और बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद साल 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। याद रखेंगे, 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने वाली बातें हैं, जैसे कि 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। आगे चलेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था। राजनीतिक विरोध के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को फिर से संगठित कर दिया था। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन गैस, ऑप्शन बी मीथेन गैस, ऑप्शन सी ईथेन गैस, या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक हवा। दोस्तों, गोबर गैस जो बनती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मीथेन गैस होती है गोबर गैस में। डिटेल्स में जानेंगे। गोबर गैस प्लांट से बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, सिलोक्सेन और कुछ नमी भी हो सकती है। बायोगैस के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे कि बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र और ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस को कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। गोबर गैस प्लांट में जो मिथेनोजेंस नामक के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलोग्राम गोबर से करीब 0.037 क्यूबिक लीटर मीथेन गैस निकलती है। अध्ययनों के मुताबिक 1 किलोग्राम गाय के गोबर से रोजाना 15 से 30 लीटर तक बायोगैस मिल सकती है। बायोगैस से निकलने वाली स्लेरी को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आगे कुछ की पॉइंट्स इसके याद रखने लायक, जैसे कि बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह जानवरों और पौधों से कार्बनिक कचरे के अवायवीय अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, और मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक भी है। याद रखेंगे। मीथेन गैस के बारे में जानेंगे। मीथेन गैस जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। CH4 एक गैस है जिसे कोलोन एनारोबस के समूह द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो बृहदान्त्र से अवशोषित होती है और एक्सपायर्ड हवा में उत्सर्जित होती है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है जिसका कोई स्मेल नहीं होता है। इसे मार्स गैस या फिर मीथाइल हाइड्राइड के रूप में भी जाना जाता है। मीथेन गैस जिसका CH4 फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जो कि ऑप्शंस में थे। कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है C और इसका परमाणु संख्या 6 है। यह पीरियोडिक टेबल के समूह 14 के अंतर्गत में आता है। भूपरपट्टी में 0.025% कार्बन पाया जाता है। याद रखेंगे कार्बन के बारे में। आगे ऑप्शंस में था ईथेन। ईथेन क्या था?
ईथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस है और इसे आसानी से प्रज्वलित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग एथिलीन उत्पादन के लिए है। प्राकृतिक हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जैसी सभी गैसों का मिश्रण होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। जवाब देंगे ऑप्शन से ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी अथर्ववेद से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से या फिर ऑप्शन डी पुराण से। दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। आगे डिटेल्स में जानेंगे। सत्यमेव जयते शब्द हिंदू धर्म के मुंडका उपनिषद से लिया गया है। यह शब्द मुंडका उपनिषद से एक मंत्र का एक हिस्सा है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह भारत के राष्ट्र प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, इसलिए सत्यमेव जयते शब्द कहा गया है। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। मुंडका उपनिषद हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों में से 5वें नंबर पर आता है। यह एक काव्य छंद शैली का उपनिषद है जिसमें 64 छंद है। कहा जाता है कि इस उपनिषद की रचना महर्षि मंडू ने बिलासपुर के नज़दीक शिवनाथ नदी पर स्थित मंदुक द्वीप पर की थी, याद रखेंगे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने वाली हैं। मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द जिसका अर्थ है सत्य ही जीतता है, देवनागरी लिपि में अबेकस के नीचे उत्कीर्ण है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राजकीय प्रतीक में केवल 3 सिर दिखाई दे रहे हैं। चौथा दृश्य से छिपा हुआ है। पट्टी के मध्य में चक्र उभरा हुआ है दिखाई देता है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा होता है और दाएं तथा बाएं किनारे पर अन्य पहियों के किनारे होते हैं। घंटी के आकार का कमल विलोपित है। राज्य प्रतीक अशोक की सारनाथ से राजधानी की एक अनुकृति है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद उपनिषद के प्रकारों में से एक है। उपनिषद का अर्थ किसी के पास बैठना और सीखने के लिए अपने गुरु के पास बैठा छात्र है। यह ग्रंथों की 4 शैलियों में से एक है जो एक साथ अधिकांश वेदों, अधिकांश हिंदू परंपराओं के पवित्र ग्रंथों का गठन करती है। मुंडका उपनिषद अथर्ववेद में सन्निहित है, याद रखेंगे। अगर ऑप्शंस में अथर्ववेद होता तो राइट आंसर अथर्ववेद भी हो सकता था। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। मुंडका उपनिषद में 3 मुंडकम भाग हैं जिनमें से प्रत्येक में 2 खंड हैं। पहला मुंडकम उच्च ज्ञान और निचला ज्ञान के विज्ञान को परिभाषित करता है। दूसरा मुंडकम ब्राह्मण की प्रकृति, आत्मा, अनुभवजन्य दुनिया और ब्राह्मण के बीच के संबंध का वर्णन करता है। सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया है, जो हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस सुल्तान ने दिल्ली में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंधित किया था। ऑप्शन से ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन अकबर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सुल्तान, दिल्ली का जो सुल्तान जो शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था वो कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शराब पीने और बेचने में प्रतिबंध लगा दिया था। डिटेल्स में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किए थे। 1296 में ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सफलता दिलाई और सिंहासन पर बैठाया था। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ घरेलू नीतियाँ जैसे कि अलाउद्दीन ने राजाओं के देवी अधिकार सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने बार बार विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश पेश किए थे। उन्होंने पवित्र अनुदान और भूमि के लिए मुक्त अनुदान लगाए थे, याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी उसने जासूस प्रणाली का पुनर्गठन किया था। उन्होंने सामाजिक पार्टियों और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने अस्थायी सेना का परिचय दिया था और उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों की ब्रांडिंग की व्यवस्था और व्यक्तिगत सैनिकों के वर्णनात्मक रोस्टर की शुरुआत की थी। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की जो बाजार के सामान्य दरों से बहुत ही
कम थी। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। उन्होंने कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाई, राजस्व नकद में एकत्रित किया गया था और प्रकार में नहीं थी। उन्होंने हिंदुओं के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों का पालन किया और हिंदू समुदाय पर जजिया कर लगाया था। चारगाह कर भी लगाया और एक गृह कर भी लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर था। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि ऑप्शंस में थे, गयासुद्दीन बलबन, ये कौन था? गयासुद्दीन बलबन जो था दिल्ली के मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। गयासुद्दीन अंतिम शमसी सुल्तान जिसका नाम नसरुद्दीन मोहम्मद का राज्य रस संरक्षण था। उन्होंने कुलीनता की शक्ति को कम किया और सुल्तान के कद को बढ़ाया था। अगला ऑप्शन था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले खिलजी वंश के संस्थापक और पहले सुल्तान थे। मूल रूप से फिरोज जलालुद्दीन ने मामुलुक के एक अधिकारी के रूप में प्रगति की थी। राजवंश और सुल्तान मोइनुद्दीन कैकाबाद के तहत एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे थे जलालुद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसको दी थी? CHSL में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स पेपर में। ऑप्शन से ए अब्दुल गफर खान को, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन CF एंड्रयूज को, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसको दी थी? ऑप्शन नंबर सी CF एंड्रयूज को दी थी। CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में जानेंगे कैसे। डरबन में जब एंड्रयूज ने महात्मा गांधी से मिले थे और उनके अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन से प्रभावित हुए थे, बाद में दोनों करीबी दोस्त बन गए थे। वे 1925 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने और यह महात्मा गांधी थे जिन्होंने CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है, नई दिल्ली में इंडिया गेट निम्नलिखित में से किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के स्मरणोत्सव में बनाया गया स्मारक है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन से ए 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, या फिर ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध, या फिर ऑप्शन डी 1962 का भारत चीन युद्ध। दोस्तों, नई दिल्ली में जो बना है इंडिया गेट, वो किस युद्ध में मारे गए सैनिकों के स्मरण उत्सव के लिए बनाया गया है? तो पहले विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए हैं उसके याद में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला विश्व युद्ध में मरे सैनिकों के याद के लिए इंडिया गेट बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डिटेल्स में जानेंगे कैसे। इंडिया गेट, जिसे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता था, नई दिल्ली के औपचारिक धुरी के पूर्व किनारे पर राजपथ पर स्थित एक युद्ध स्मारक है। यह ब्रिटिश भारतीय सेना के 70,000 सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़ा है, जो 1914 से 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और आसपास और सुदूर पूर्व में कहीं और मारे गए थे। और तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध था, याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड ये सारी बातें। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। राष्ट्र युद्ध स्मारक एक भारतीय राष्ट्र स्मारक है जो भारतीय सेना के सैनिकों को सम्मान देने और याद करने के लिए बनाया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में सर्वोच्च बलिदान दिया है। इंडिया गेट 1931 में बनाया गया था, याद रखेंगे। इंडिया गेट को 1931 में बनाया गया है और इंडिया गेट का निर्माण 10 फरवरी 1921 को शुरू हुआ था और इसे 12 फरवरी 1931 को खोला गया था। इसे बनाने में करीब 10 साल लगे थे, याद रखेंगे इंडिया गेट को। आगे और पॉइंट्स में जानेंगे। इंडिया गेट को ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध और 1919 में हुए एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए करवाया गया था। इससे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था। इंडिया गेट को एडविन लुटियन ने डिज़ाइन किया था
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। याद रखेंगे, इस इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने बनवाया? तो एडवर्ड लुटियन ने। सारे के सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे आगे जानेंगे इंडिया गेट से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें, जैसे कि इंडिया गेट राजपथ के एक छोर पर बना है। इंडिया गेट के आसपास के इलाके को भी इंडिया गेट ही कहा जाता है। इंडिया गेट के आसपास हरे भरे लॉन और एक बड़ा इलाका है जो पिकनिक के लिए काफ़ी मशहूर है। इंडिया गेट के मेहराब के नीचे दिन रात अनंत ज्योति जलती है। इंडिया गेट के कॉर्निस पर इंपीरियल सूरज बना है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स में। ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी हरिहर बुक्का, या फिर ऑप्शन डी वीर नरसिंह राय। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो हरिहर और बुक्का ने करवाया था, दोनों ने मिलकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण करवाया था हरिहर और बुक्का ने। याद रखेंगे। आगे जानेंगे डिटेल्स में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। ये दोनों भाई संगम वंश के थे। इनके गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से उन्होंने विजयनगर में शासन शुरू किया था और हरिहर प्रथम ने पहले अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाई था, लेकिन बाद में इसे बदलकर विजयनगर कर दिया गया था। याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का ने इसका निर्माण कराया था। आगे की पॉइंट्स जानेंगे याद रखने लायक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से विजयनगर से संगम वंश का शासन शुरू किया और हम्पी को अपनी राजधानी बनाई थी। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर था। विजयनगर साम्राज्य जो 1649 तक अस्तित्व में था। इस दौरान 4 राजवंशों ने शासन किया, जो इस प्रकार है, जैसे कि संगम वंश था, सुलू वंश आया, तुलु वंश भी आया और अरविद वंश आया विजयनगर साम्राज्य में राज करने के लिए। याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य से ये जुड़ी बातें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है ए पीपल वृक्ष की, ऑप्शन बी नीम वृक्ष की, ऑप्शन सी बरगद वृक्ष की, या फिर ऑप्शन डी शमशी वृक्ष की। दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वे पीपल पेड़ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग पीपल पेड़ की पूजा करते थे। डिटेल्स में जानेंगे पॉइंट में। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहले शहरीकरण है। हड़प्पा सभ्यता की मोहर चौकर आकार की थी और इन मोहरों से स्टीटाइट नामक पत्थर से लोगों को सिंधु घाटी के सभ्यता के धार्मिक जीवन का अंदाज़ा मिलता है। याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। मुख्य पुरुष देवता पशुपति देव, जिन्हें हमें शिव कहते हैं, जिन्हें मोहरों में दर्शाया गया था, और वह 4 जानवरों से घिरा हुआ है, जो कि है एक बाघ, एक गैंडा, एक हाथी और एक भैंस, और उनके पैरों पर 2 हिरन दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष, एक पवित्र वृक्ष की पूजा करते थे। उन्होंने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा की भी पूजा की थी और पशुपति महादेव को पशुओं के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़ी बात है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। नीम का वृक्ष एजाडिरेक्टा इंडिका, जिसका इसका भौगोलिक नाम है, प्रकृति का एक सर्वशक्तिमान और पवित्र उपहार है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की जाती है और औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग भी की जाती है। नीम वृक्ष को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बरगद का तो पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। यह वृक्ष हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए पवित्र है। यह गुजरात और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इंडोनेशिया के हथियारों के कोट में बरगद का वृक्ष भी है। याद रखेंगे। आगे अगला ऑप्शन था सम्मी का वृक्ष। सम्मी का वृक्ष को खिजड़ी के वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग शामिल करता है। धार्मिक मान्यता है कि सम्मी वृक्ष की पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। याद रखेंगे, सम्मी वृक्ष से रिलेटेड ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है,
महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? एनटी में से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट किया जाता है। ऑप्शन से ए गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन बी रायचंद भाई को, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, महात्मा गांधी राजनीति में अपना गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीति में महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे। कैसे, डिटेल्स में जानेंगे। सही उत्तर इसका गोपाल कृष्ण गोखले है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीति में अपना गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। उन्हें महात्मा गांधी के गुरु के नाम में भी जाना जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। वह था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी को भारत की यात्रा करने के लिए निर्देशित किया था। वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक और राजनीतिक नेताओं में से एक थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी का मार्गदर्शन किया। गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राजनीति के क्षेत्र में अपार ज्ञान था, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को कोटलुक में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था, याद रखेंगे। अगला पॉइंट कहता है, गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी एक समाज सुधारक थे जिनका लक्ष्य मौजूदा सरकारी संस्थाओं के भीतर अहिंसा और सुधार को बढ़ावा देना था। गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड ये सारी बातें याद रखेंगे। आगे ऑप्शंस में थे उसके बारे में जानेंगे। ऑप्शंस में था रायचंद भाई। रायचंद भाई जिन्हें श्रीमद राजचंद्र के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 11 नवंबर 1867 को मौरवी राज्य में स्थित सौराष्ट्र के एक छोटे से शहर वावनिया में हुआ था। वह गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, याद रखेंगे। अगला ऑप्शन था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका और शिक्षा की वकालत के लिए याद किया जाता है, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वह पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक थे, और उनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका नारा किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। ऑप्शन से ए लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। दोस्तों, पहली बार जब डाक टिकट रिलीज हुआ था किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे डाक टिकट रिलीज किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स में जानेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की थी, जिसने भारतीयों को उन वर्षों में पोस्ट कार्ड के माध्यम से संवाद करने का एक नया तरीका दिया था। हालांकि यह स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान तीव्र संचार के मामले में ब्रिटिश साम्राज्य को कुशल बनाने के लिए एक कदम था, याद रखेंगे। डलहौजी उस और भी पॉइंट है इसके। उन्होंने 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में पहला प्रयास लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसे डलहौजी के समय में बम्बई से ठाणे के बीच में बिछाया गया था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम विस्तार डलहौजी के दौरान हुआ था। उनके कार्यकाल में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग बनाया गया था, याद रखेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि ऑप्शंस में थे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कौन थे? उन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखेंगे।
और पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, जिसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने और 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सीमित संख्या में काम करने की मनाही थी। याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में उन्होंने सिविल सेवाओं के लिए आयु की आवश्यकता को भी 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता की अनुमति दी थी। उन्होंने लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गई वित्तीय हस्तांतरण की नीति को जारी रखा था। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लॉर्ड रिपन को लेकर। अगला ऑप्शन था लॉर्ड लिटन। लिटन क्या था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में हुआ था, और शस्त्र अधिनियम 1878 में हुआ था, और दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था, और महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद या फिर भारत की रानी साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। याद रखेंगे। अगला ऑप्शन था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा क्राउन को नियंत्रण का हस्तांतरण किया गया था, और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। कब? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। याद रखेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? प्रीवियस ईयर्स में एमटीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए 8 अप्रैल को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल को, ऑप्शन सी 28 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी 18 मई को। दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, ये सीधा साधा सा आंसर है। विश्व विरासत दिवस जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 1983 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य देश में सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था। याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1861 को, ऑप्शन बी 1851 को, ऑप्शन सी 1871 को, या फिर ऑप्शन डी 1881 को। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यूपीपीएससी में पूछा गया है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट स्थापना कब हुई थी? 1861। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1861 में बम्बई, मद्रास, कोलकाता सब हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1861 में। याद रखेंगे। आगे डिटेल्स में जानेंगे। सही उत्तर इसका 1861 है। भारत में उच्च न्यायालय किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय का उच्च न्यायालय होता है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद देश में दूसरा सबसे ऊंचा न्यायालय कहा जाता है। वर्तमान में भारत में देश के विभिन्न राज्यों में 25 हाई कोर्ट हैं, स्थापित किए गए हैं। याद रखेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाता है कितने हैं, तो 25 कोर्ट हैं। आगे जानेंगे। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। यह 1858 में जब विधि आयोग की सिफारिश पर था, संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया, जिसमें 3 अध्यक्ष पद कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स कहता है मई 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट के चार्टर का आदेश दिया गया था, और जून 1862 में मद्रास और बॉम्बे के चार्टर का आदेश दिया गया था। अगला पॉइंट कहता है इस प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का देश का पहला उच्च न्यायालय बनाया गया था। याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाई कोर्ट से लेकर मद्रास कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट से लेकर।
आगे कहते हैं अगला अगला मेरा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? CHSL में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्या है? ऑप्शंस में है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे, या फिर ऑप्शन डी अब्बास तैयब जी। दोस्तों, दांडी मार्च में जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्बास तैयब जी ने महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद उनका नेतृत्व किया था दांडी मार्च का, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डिटेल्स में जाएंगे। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। इस मार्च को नमक सत्याग्रह या फिर दांडी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दांडी मार्च से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। इस मार्च में गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़ा था, याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। इस मार्च के जरिए गांधी जी ने अहिंसक विरोध का आह्वान किया था। इस मार्च ने अमेरिकी कार्यकर्ताओं मार्टिन लूथर किंग और जेम्स बेवेल को काफ़ी प्रभावित किया। दांडी मार्च को सफ़ेद बहने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है और दांडी मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेजों के बनाए अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध किया था। और नमक हर समुदाय के सभी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ थी और गरीब लोग नमक कर से ज़्यादा प्रभावित होते थे, याद रखेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स दांडी मार्च से हैं रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से याद रखेंगे। कुछ की पॉइंट्स इसका याद रखने वाले। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, जो मार्च अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक प्रमुख अहिंसक विरोध कार्यवाही के रूप में था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक समुद्री जल से नमक का उत्पादन करके नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। रास्ते में सरोजनी नायडू उनके साथ हो गई और हर दिन अधिक से अधिक लोग उनके साथ जुड़ते गए और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, याद रखेंगे। सारे के सारे डेट्स और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर लेंगे एक बार। आगे पॉइंट्स जानेंगे। सरकार ने स्वयं गांधी जी सहित लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। गांधी और अन्य नेताओं ने गिरफ्तार होने पर आंदोलन जारी रखने की व्यवस्था की थी और नेताओं की श्रृंखला चुनी गई थी ताकि जैसे प्रत्येक नेता को गिरफ्तार किया जाए, दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो। 6 अप्रैल को दांडी में माहौल तनावपूर्ण और गंभीर हो गया था। गांधी जी ने तब श्री अब्बास तैयब जी और उसके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू को सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए नामित किया। यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो और गांधी जी के उत्तराधिकारी श्री अब्बास तैयब जी बड़ौदा के पूर्व न्यायाधीश को 12 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। श्रीमती सरोजनी नायडू ने अब्बास तैयब जी का स्थान लिया था, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। दांडी मार्च के लिए लोगों को लामबंद करने में सरदार पटेल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्बास तैयब जी को महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में वैकल्पिक नेता की भूमिका दी गई थी, याद रखेंगे। सब सारे के सारे दांडी मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स और पॉइंट्स याद रखेंगे। दांडी मार्च खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन से ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी तिब्बती धर्म, या फिर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। दोस्तों, जातक जो कथा है वो किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। आगे डिटेल्स में जानेंगे। जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत आने वाले खुद कनिकाय का 10वां भाग है। इसमें भगवान बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियां हैं। जातक कथाओं को जातक पाली या फिर जातक कथाएं भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे जातक कथाओं के बारे में कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि जातक कथाओं में बुद्ध के बोधिसत्व के रूप में प्रकट होने के बारे में बताया गया है। बोधिसत्व वे प्राणी होते हैं जिन्हें अभिज्ञान या मोक्ष प्राप्त करना बाकी होता है। जातक कथाओं को पाली को प्राचीन भारतीय भाषा में लिखा गया है, याद रखेंगे।
और कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने कही थी। जातक कथाओं का चित्रण स्तूपों की रीलिंग और तोरण पर किया गया है, याद रखेंगे। जातक चित्रण थेरवाद बौद्ध दुनिया में कई मंदिरों, वाटों और प्रमुख स्थलों को सुशोभित करते हैं। जातक कथाएं से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें याद रखेंगे। आगे कुछ की पॉइंट्स है इसके जो याद रखने लायक है। जातक बौद्ध धर्म के लोगों का एक पवित्र ग्रंथ है, याद रखेंगे। जातक नामक साहित्यिक ग्रंथ में 500 से अधिक कथाएं हैं और पाली की प्राचीन भारतीय भाषा में लिखी गई 15 ग्रंथों का 10वां ग्रंथ है, जिसमें शुद्ध पिटक का खुद एक निकाय, त्रिपिटक का दूसरा या फिर बौद्ध पाली ग्रंथ से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। कुछ जातक कथाओं में केरिया पिटक, बुद्धमासा और पाली के अन्य भागों का भी पता लगाया जा सकता है, याद रखेंगे जातक से ये पॉइंट। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ जान लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट। बौद्ध धर्म भारत में 2600 वर्ष पहले एक जैसा धर्म के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को परिवर्तित करने की क्षमता थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम के शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था, जो लुम्बिनी के कपिलवस्तु में शासन करते थे और जो भारत और नेपाल के पास स्थित है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है 29 वर्ष की उम्र में गौतम ने घर को त्याग कर दिया था और अपने राजशाही जीवन को अस्वीकार कर दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्मा अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया था। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के एक गांव बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास एक सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर घटना का महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। उनकी मौत को याद रखेंगे। गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन से जो कहता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दे दी गई थी। CSS में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। ऑप्शन से ए 23 मार्च 1932 को, ऑप्शन बी 23 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 को या फिर ऑप्शन डी 28 जनवरी 1933 को। दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में जब उनकी मौत हो गई थी तब उसका बदला लेने के लिए इसने गोली मार दी थी, याद रखेंगे। इसलिए इन तीनों को फांसी दे दी गई थी उनका बदला लेने के लिए। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। भगत सिंह एक समाजवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्तेजक हिंसा के लिए 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को अपने साथियों सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्ष के ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई थी उसी दिन पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ख्याल रखिए।